अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया है। वो इस बारे में अपनी तजावीज़ आइंदा चंद हफ्ते में पेश करेंगे, जिनमें जजों के ओहदे की मियाद मुकर्रर किया जाना और अखलाकी कदरों पर लाजमी अमल शामिल होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर बाइडेन ने आईनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर बाइडेन इस आईनी तरमीम पर भी गौर कर रहे हैं कि सदूर और आईनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसी तर इस्तिस्ना खत्म कर दिया जाए। सदर बाइडेन ने कहा कि वो क़ब्ल अज़ वक्त इन मामले का ऐलान नहीं करना चाहते, ताहम वो अदालत की हद मुकर्रर करने से मुताल्लिक़ बड़े इक़दाम का ऐलान करने वाले हैं। वो इस मामले पर आईनी माहिरीन से 3 माह से बातचीत करते रहे हैं और अब उन्हें इस मामले पर हिमायत की ज़रूरत है। सदर बाइडेन को इन तजावीज़ में से ज़्यादातर पर अमल के लिए कांग्रेस की हिमायत दरकार होगी। पहले सदारती मुबाहिसे के 4 रोज़ बाद अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिशियल एक्ट के मामले पर इस्तिस्ना हासिल है, जिस पर सदर बाइडेन ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से वाबस्ता आईनी अमूर के माहिर प्रोफेसर को फ़ोन करके हुक्मनामे पर बातचीत की थी और अदालत में इस्लाहात के हक़ और मुखालिफिन में दलाइल पर गौर किया था। बाद में खिताब करते हुए सदर बाइडेन ने अदालती फैसले को कानूनी उसूलों पर हमला और कानून की हुक्मरानी पर ज़र्ब करार दिया था। बाइडेन जब से सदर बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई इक़दामात से वाज़ेह हुआ है कि उसका झुकाव दाएं बाजू की जानिब है। रो वर्सेस वेड केस हो, कॉलेज एडमिशन का मामला हो, फेडरल एजेंसीज के इख्तियारात में कमी की बात हो या बाइडेन का हालिया स्टूडेंट लोन मुआफ़ करने का प्रोग्राम, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बाइडेन को इम्तहान में डाला है। इसी मामले पर बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमेरिका से तज्ज़ियाकार प्रोफेसर आदिल नजम और कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आलम। सबसे पहले आदिल नजम साहब, आपसे बात करते हैं कि जो बाइडेन को इस वक्त इस तरह के इस्लाहात की बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या अहमियत है इन बातों की? मेरे ख्याल में बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है और शायद इसकी सबसे बड़ी अहमियत जो है वो टाइमिंग की है कि इस वक्त जो है वो रिपब्लिकन कन्वेंशन हो रहा है। इस वक्त तमाम खुसूसन जो हमला हुआ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे पहले जो डिबेट में बुरी परफॉर्मेंस थी जो बाइडेन की, उसके बाद एक ट्रंप का मोमेंटम हमें नजर आया और लगता यह है कि इसकी जो टाइमिंग है उसका ताल्लुक शायद उन चीजों से ज्यादा है बनिस्बत के सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो तो वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने वो ट्रंप की पहली जीत में बहुत बड़े अमल ये था कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट में दूसरे लोग लाऊंगा और वो लाए और उसका हमने नतीजा देखा, जैसे आपने भी कहा, चाहे वो रो वर्सेस वेड में हो, चाहे वो कॉलेज एडमिशंस में हो, चाहे वो ट्रंप की इम्यूनिटी के केस में हो। और ये बहस बहुत सालों से, तकरीबन 20-30 साल से बल्कि उससे ज्यादा भी चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ मेजर रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन इट हैज नॉट बीन वेरी इजी एंड पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए ना सिर्फ कांग्रेस में आपको बहुत बड़ी मेजोरिटी चाहिए, लेकिन आपको कम से कम मेरे ख्याल में 30 से ज्यादा शायद मेरी 40 स्टेट जो है उन्हें भी रेटिफाई करना होता है। तो मेरे ख्याल में इसकी सिग्निफिकेंस इस वक्त ये है कि शायद डेमोक्रेट्स और बाइडेन साहब ये समझ रहे हैं कि इससे एक डिस्ट्रैक्शन भी मिलेगी नैरेटिव को, जो गुफ्तगू हो रही है मुल्क में, कि बजाय सिर्फ वो ट्रंप और ट्रंप की पेट्रियटिज्म और उनकी दलेरी पे फोकस करें, उसके बजाय वो पॉलिसी फोकस वापस लाएं एंड ही हाईलाइट्स कि व्हाट ही स्टैंड्स फॉर, चाहे वो ये रिफॉर्म ला सकें या ना ला सकें, उससे एक तरह से मुल्क में जो गुफ्तगू है वो तब्दीली करें। बैरिस्टर आलम साहब, ये बताएं कि जजेस की मुद्दत के तायन और इस्लाहात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो रही है, इसी वक्त ये बात क्यों की जा रही है? जी देखिए, अभी जैसे प्रोफेसर आदिल जो यूएस से आपके साथ थे, उन्होंने कहा, मैं आई कुडंट अग्री मोर देन दिस, दैट ही हैज रियली नेल इन द बट, दैट दिस इज kind of maybe an efforts of distraction, क्योंकि बाइडेन को भी क्लियर पता चल गया हुआ है कि जो लीड है वो ट्रंप की तरफ है और इट्स काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द मेन इशू। और जो मेन इशू यही है कि जी इस वक्त बाइडेन जो है उसकी पूरी परफॉर्मेंस की वजह से, चाहे वो डिबेट हो चाहे इन जनरल हो, दुनिया में जो वॉर जिसको वो खत्म ना करवा पाए हैं, और वो देख रहे हैं कि ट्रंप का जो है वो दावा है कि जी जैसे ही वो इस हुकूमत में आएंगे और चार्ज संभालने से पहले और ऑफिस में एंटर होने से पहले ही वो जंग बंदी का ऐलान कर देंगे, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो वोटर्स हैं, जो कि अनडिटरमिन वोटर थे, वो अब ट्रंप की तरफ चले गए हैं। तो
इन प्रिंसिपल मैं एग्री करता हूं इस बात से कि जी हाँ होना चाहिए, टाइम लिमिट भी होना चाहिए, और जो फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट है, ऐसी बात नहीं कि इस वक्त कोई कोड ऑफ कंडक्ट है नहीं, लेकिन कुछ नए कंडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना इस वक्त में, वो मेरा अपना ख्याल है कि दिस इज एन एफर्ट्स टू मूव आउट फ्रॉम दिस इशू टू रियल इशू ऑफ द इलेक्शन एंड रेज सम साइड इशूज। आदिल निजम साहब, आपकी तरफ आते हैं, ये बताएं कि ये इस्लाहात की बातें ऐसे वक्त में की जा रही हैं जब जो बाइडन की पार्टी डेमोक्रेट्स को ऐवान नुमाइंदगार और सेनेट में मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं है, तो क्या हम इसका ये मतलब ले सकते हैं कि हमें बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देखने को मिलेंगे? नहीं, देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक अलग यकीनन वो भी हो सकता है, लेकिन ये मूव का मकसद मेरे ख्याल में ये नहीं है कि अगले 3 दिन में कुछ हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव का झगड़ा यहाँ नजर आ रहा है वो मुख्तलिफ है उससे जो पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि वो कल या परसों या अगले हफ्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे या कोई बिल पेश कर देंगे, लेकिन इतनी बड़ी तब्दीली के लिए जब वो सिग्नल करेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो कह ये रहे हैं कि मुझे फिर से इलेक्ट करो ताकि मैं ये कर सकूं। वो चाह ये रहे हैं कि गुफ्तगू जो है वो तब्दील हो जाए उनकी डिबेट परफॉर्मेंस से, या ट्रंप की जो राइज है उससे, या दूसरी जो दुनिया में हो रहा है उससे, और इस पे फोकस हो जाए कि ही इज द कैंडिडेट ऑफ पॉलिसी। देखिए, बाइडन साहब के पास जो सबसे बड़ा झंडा है, जो उनके पास एक नारा है, वो ये है कि जी मैं पॉलिसी समझता हूँ। तो इन अ वे वो मेरे ख्याल में से पॉलिसी पे फोकस वापस लाना चाह रहे हैं। तमाम जो बातें हैं वो बहुत अच्छी हैं। ये जो बात है कि टर्म लिमिट्स हो या ना हो, इसका ताल्लुक तो तकरीबन 50 साल से ज्यादा इस मुल्क में ये गुफ्तगू चल रही है। ये हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में ट्रंप की ऐसी बाइडन के ऐसी दौर में हो जाए। अच्छा, बैरिस्टर आलम साहब, माजी करीब में जज थॉमस वाला मामला सामने आया, उन्होंने तहाइफ कबूल किए। जजेस के अखलाकियात के हवाले से इस्लाहात की बात अमरीका में कितनी अहम और मकबूल है इस वक्त? देखिए, ये ऐसा नहीं कि कोई एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रिक्ट करना या फर्दर न्यू एथिकल कोड्स को ऐड करना, वो अभी प्रोफेसर आदिल जैसे जिक्र कर रहे थे कि इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ पे ये इशू को पहली दफा हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए रहे प्रेसिडेंट बाइडन के अपनी अहमियत बताने के लिए कि मुझे कुछ करना है, एंड ये जो तमाम बातें जो कर रहे हैं वो तमाम बातें प्रिंसिपली जो है ना, दे आर वंडरफुल, कि हर कौम को, हर नेशंस को इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, और कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि जो इस्लाहात लाना चाह रहे हैं वो कोई खराब इस्लाहात हैं, वो बड़े अच्छे इस्लाहात हैं, बट दैट इज गोइंग टू गिव हिम सम सॉर्ट ऑफ रूम, ताकि कि मैं तो ये इस्लाहात करना चाह रहा था बट आई वाज नॉट इलेक्टेड, तो वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना फेस सेविंग भी उनको मिल जाएगा कि फ्यूचर के पॉलिटिक्स के लिए कि आई कुड नॉट हैव डन इट had if I would have been elected, I could have done something for this nation. अच्छा, आदिल निजम साहब, जजेस की मुद्दत और एथिक्स के बारे में अगर बात चल रही है, तो जजेस से अखलाकियात के इन पैमानों पर कौन अमल करवाएगा? इस पर बात करना कितना जरूरी और अहम है? नहीं, यकीनन एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करना तो हर अदारे में और हर मुल्क में और खुसूसन हर मुल्क की जुडिशरी में इम्पोर्टेंट होता है। तो वो उसकी इम्पोर्टेंस से तो किसी को मेरे ख्याल में एतराज नहीं होगा। इन अ वे जो पॉलिटिकल कैलकुलस है डेमोक्रेट्स की, वो ये है कि इस वक्त जो मोमेंटम है वो रिपब्लिकन के पास है, उनका कन्वेंशन हो रहा है, उनके कैंडिडेट पे हमला हुआ है, बहुत बड़ी सिंपैथी है, गुडविल है, दिलेरी का एक आलम है, बाइडन की परफॉर्मेंस है। तो उनका पॉलिटिकल कैलकुलस ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद इस वक्त मुल्क में अनपॉपुलर है, इंक्लूडिंग उस एथिक्स की वजह से जिसकी आपने बात, खसूसन जो क्लेरेंस थॉमस का केस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अनपॉपुलर है, तो उसको टारगेट करने से उस अनपॉपुलैरिटी को आप एक तरह से यूज करते हैं अपनी अनपॉपुलैरिटी को काटने के लिए, और ये याद दिलाने को, अपनी बेस को ये याद दिलाने को कि देखो अगर मुझे नहीं इलेक्ट करोगे तो ये तुम्हें सामना करना पड़ेगा। एक तो आप ये याद दिला रहे हैं ना कि मुझे इलेक्ट करो, ये मेरा एक तरह से ये मैनिफेस्टो बता रहे हैं, मेरा ये मैनिफेस्टो है। दूसरी तरह से ये कह रहे हैं कि याद रखो कि अगर आप ट्रंप को इलेक्ट करोगे तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जिस पे आपको इतने एतराज हैं, मैं अमेरिकन पब्लिक की बात कर रहा हूँ, उसमें और बुराइयां भी पैदा हो सकती हैं, उसमें और वो राइट टिल्ट भी हो सकता है, उसमें और एक्सट्रीम भी आ सकता है। तो ये तमाम वो चीजें हैं, एंड आई थिंक इन अ वे एज ए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है,
एक इसमें डेंजर ये है कि ये इतनी ज्यादा ट्रंप स्पेसिफिक है, खुसूसन जब वो बात करते हैं ना प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी की, तो ऑलरेडी उन पे इतराज ये है कि वो बहुत ट्रंप स्पेसिफिक हो गए हैं और दोनों की पर्सनालिटीज की जंग होगी। उसमें जब आपने जिक्र ये किया कि जी मैं कोर्ट में इसलिए जा रहा हूँ कि जो इम्यूनिटी का फैसला है ये मुझे बड़ा बुरा लगा, तो बहुत से लोग जो हैं शायद उनका रिएक्शन उल्टा हो के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होने के, दे माइट थिंक दिस इज पेटीनेस फ्रॉम दी बाइडेन का। अच्छा आदिल साहब, रिपब्लिकन्स का कन्वेंशन चल रहा है, बाइडेन की जानिब से जुडिशरी में इस्लाहात पर बात करना क्या उन्हें मजीद मकबूल बना देगा? कुछ लोग सोचेंगे, मुझे नहीं पता कि उसमें इजाफा, मेरा नहीं ख्याल कि इजाफा होगा, लेकिन और ना ही शायद वो चाह रहे हैं इस वक्त, तो सिर्फ वो चाह रहे हैं कि गुफ्तगू को तब्दील किया जाए। इस वक्त हर रेस्टोरेंट में, हर जगह जहाँ 2-3 लोग मिलते हैं, अगर वो बात करते हैं तो उस बात का महवर जो होता है वो या ट्रंप की राइज होती है या वो बाइडेन की फॉल होती है। ये बड़ा एक नॉर्मल टैक्टिक है। इससे मेरे ख्याल में कोशिश ये है कि यार उस गुफ्तगू को चेंज करो ताकि जब लोग मिले तो वो कहे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। राइट, यही ना कि एक आग लगी हुई है, आप दूसरी तरफ आग लगा दें ताकि जो है आपकी नजरें हैं दूसरी तरफ चली जाए। सो आई थिंक इसका पॉलिटिकल कैलकुलस ये है। अच्छा बैरिस्टर आलम साहब, फर्ज करें कि अगर जजेस की मुद्दत का तयन कर भी लिया जाए तो ट्रंप के दौरे सदारत में लगाए गए जजेस तो फिर भी रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? जी नहीं, वो तो ऐसा ना कि जैसे अभी प्रोफेसर आदिल कह रहे थे कि ये इशू आज का नहीं है, ये इशू तो बहुत जमाने का है और इस पर डिस्कशन बहुत जमाने से होती रही हैं। और मैं जैसे फिर रिपीट करूंगा इस बात को कि ये तो बड़ी सी बात है कि जी 5 साल 10 साल की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, 5 साल की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होनी चाहिए ताकि नए जो जुडिशरी में या सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस जो हैं वो उनका तकर्रुर होना चाहिए, ताकि हमेशा देखें ना कि अगर एक शख्स या किसी भी प्रोफेशन में खासतौर पर इस तरह के लीडिंग रोल में जब आप एक दफा आ जाते हैं और आप उसी जज को आप लेके चलते हैं कोई 10, 15, 20 साल तक, तो फिर नए थॉट्स, नए आइडियाज, नया विजन चेंज वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि जी ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन इट्स जस्ट एट दिस टाइम रेजिंग दिस इशू इज जस्ट अ लिटिल बिट डिस्टेंट। अच्छा बैरिस्टर साहब, अगर बहस को तब्दील ही करना हो तो और मामला पर भी बात की जा सकती है, अदलिया को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? अपना ख्याल है कि देखिए ये वो जो 2 टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स में बाइडेन को ये अंदाजा है कि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आप ये समझ लें कि लेफ्ट विंग के जो लोग हैं वो ज्यादा इसको सराहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गन की बात है, बहुत सारे स्टेट्स में वहां अब ये गन का भी इशू उठा सकते थे कि गन को रेगुलेट करें, क्यों नहीं। उनको ये पता है कि बाइडेन को अगर इस इशू को उठाएंगे तो इस इशू में जो राइट विंग के लोग हैं वो तो उसके सपोर्ट में होंगे नहीं 100%। तो ये वो इशू है जिसपे मेरा ख्याल है, जिसको हम कहते हैं ना कि डिस्कस किया जा सकता है, खेला जा सकता है। अच्छा आदिल नजम साहब, क्या आपका भी यही ख्याल है कि इलेक्शन के मौके पर ये इशू उठाना मकबूलियत का ही मामला है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब ने बात की, बिल्कुल आई एग्री 100% के। देखिए अगर तो आपने डिस्ट्रैक्शन ही करनी, इफ इट इज ट्रू कि हम जो बात कर रहे हैं वैसा ही है, तो इस वक्त डिस्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए या नई डिस्ट्रैक्शन नेगेटिव लफ्ज़ से नई गुफ्तगू पैदा करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इट सेल्फ अनपॉपुलर है मुल्क। बाइडेन साहब वो अनपॉपुलर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अनपॉपुलर, तो आप कोई ऐसा इशू उठाएंगे ना जिसमें कोई रेजोनेंस हो, लोग उसको सुनेंगे। तो एक तो इसकी ये वजह है कि वो अनपॉपुलर है। दूसरी वजह ये है कि बाइडेन साहब की जो अपनी नॉलेज है अबाउट जुडिशरी वो बहुत स्ट्रांग है। वो एज सेनेटर कई दहाइयों तक, शायद कई सालों तक, मेरे ख्याल में दहाइयों तक चेयर थे जुडिशरी कमेटी के जो जस्टिस अपॉइंट करती। उसका मतलब ये है कि उनको इस इशू पे गिरफ्त है। अगर अगली डिबेट में गुफ्तगू होनी है तो ही फील्स और हिज पीपल फील कि जी वो इस पे स्ट्रांगली बात कर सकेंगे, ताकि कोई ऐसा इशू उठाए जिससे यू लुक गुड। असल में एक इसमें शायद तीसरी चीज ये भी है कि ये एक जो इसके कुछ जो आइडियाज हैं वो बहुत रीजनेबल है। जो आपका पहला सवाल था, अगर आप मुझे इजाजत दें कि बड़ा मसला हो जाएगा, मसला इतना कोई नहीं होगा। लॉरेंस ट्राइब जो है यहाँ हमारे हार्वर्ड के बड़े मशहूर प्रोफेसर है, आपने भी उनका जिक्र किया, उन्होंने कई साल में इसका एक तरीका भी सजेस्ट किया था और वो अच्छा तरीका है जी। 18 जज हैं, हर 2 साल बाद एक नया जज अपॉइंट हो और जो पुराने जज हैं वो 2-2 साल बाद रिटायर होता शुरू हो जाए बेस्ड ऑन सीनियरिटी। वो उससे एक फायदा ये होगा कि ना सिर्फ एक टर्म लिमिट हो जाएगी जो काफी बड़ी होगी, 18 साल की होगी, लेकिन हर प्रेसिडेंट को चांस मिलेगा कि वो अपॉइंट कर सके। ऐसा नहीं होगा कि कुछ प्रेसिडेंट जो है अगर उनकी बारी में 3-4 जज रिटायर हो जाए
तो उनके पास एक बहुत बड़ा एक हथियार आ जाए, जैसे ट्रंप साहब के पास आ गया था उनकी पहली टर्म में। सो जो ये सियासत होती है जजेस की अपॉइंटमेंट पे सुप्रीम कोर्ट को, वो एक तरह से निगेट हो जाएगी। सो इट इज अ गुड आइडिया एंड उसको गुफ्तगू में डालना भी मेरे ख्याल में अच्छी चीज है। इसमें लास्ट पॉइंट एक बहुत छोटा सा, मेरे ख्याल में सरप्राइज नहीं है, ये हमेशा होता है कि जब एक पार्टी का कन्वेंशन होता है तो दूसरी पार्टी कोशिश करती है कि कोई ऐसी चीज लाओ कि जो फोकस है ना, जो सारी अटेंशन है, सारे कैमरे, सारे माइक्रोफोन जो उनकी तरफ है, वो थोड़े से मेरी तरफ भी आ जाए। और अनकरीब आप कुछ हफ्ते में देखेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब डेमोक्रेट्स का कन्वेंशन होगा तो रिपब्लिकन कोई चीज ढूंढेंगे कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन जो है उसको वहां से मूव कर। अच्छा आदिल नजम साहब, जो बाइडेन की तरफ से अदलिया में इस्लाहात की बात इसलिए तो नहीं की जा रही कि सुप्रीम कोर्ट बाइडेन के बहुत से इक़दामात के आड़े आ गई है, और जरा इस मामले पर भी रोशन डालें। मेरे ख्याल में अगर सवाल आप ये है कि जो ये वाली सुप्रीम कोर्ट है, और पिछले 4 साल में अगर आप देखें कि जो सदर थे वो जो बाइडेन थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर मोड़ पे बहुत बड़े बड़े ऐसे फैसले किए जो ना सिर्फ बाइडेन साहब की पॉलिसीज के खिलाफ थे, लेकिन जनरल डेमोक्रेट जो पॉलिसीज हैं, बहुत बड़ी पॉलिसीज को उन्होंने एक तरह से रिवर्स किया। सबसे बड़ा तो उसमें जो रो वर्सेस वेड था, जो एक तरह से लिटमस टेस्ट होता था कि हर जज से पूछा जाता है कि तुम इसको तो नहीं छेड़ोगे। उन्होंने ना सिर्फ छेड़ा लेकिन उसको एक तरह से ओवरटर्न कर दिया। उसके बाद जो कॉलेज एडमिशंस का एक केस था जो लगता तो बड़ा मामूली है, लेकिन एक मेजर बाइडेन की पॉलिसी को रिवर्स किया। और उसके बाद जो मेरे ख्याल में सबसे प्रोमिनेंट चीज हुई वो ये कि ट्रंप की इम्यूनिटी का जो केस था, जिससे दारोमदार ये था उस पर कि क्या ट्रंप साहब फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं, उस केस में उन्होंने एक डिसीजन दी। तो एक तरह से बड़ा जाहिर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उतनी ही अहम है मुल्क के डायरेक्शन के लिए जितना सदर। और शायद इस सारी गुफ्तगू को लाने का जो मकसद है बाइडेन साहब का और डेमोक्रेट्स का, वो ये है कि लोगों को याद दिलाएं कि जब तुम प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हो तो ना सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हो, लेकिन उस शख्स को इलेक्ट करते हो जो अगले सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करे। तो ये वो मेरे ख्याल में पस मंजर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट इम्पोर्टेंट बन जाती है। जहां तक जो उनकी तजावीज हैं, उसमें कई तजावीज हैं जो सबसे मेरे ख्याल में अहम भी है, लेकिन जिससे बहुत बड़ा कंसेंसस भी है, वो टर्म लिमिट्स पे है कि एक जज कितनी देर जज रहेगा। इस वक्त वो ताहयात है और वो शायद प्रपोज ये करना चाह रहे हैं कि आप कोई नंबर ले लें, बड़ा सा नंबर ले लें, 18 साल का ले लें, लेकिन एक लिमिट हो। और दूसरा उससे फायदा उनकी नजर में ये होगा कि कोई एक सदर जो है वो कोर्ट को पैक नहीं कर सकेगा, मतलब वो बहुत सारे नए जज अपॉइंट करके पूरी कोर्ट को अपनी तरफ नहीं ले जाएगा जैसे ट्रंप साहब ने और रिपब्लिकन ने गुज़िश्ता सालों में किया। दूसरा जो प्रपोजल है वो एथिक्स का है, मेरे ख्याल में उस पर भी उन्हें सपोर्ट मिलेगी। क्लेरेंस थॉमस की जो मुख्य स्कैंडल आए उसकी वजह से लोगों में गम और गुस्सा है, उस पर भी सपोर्ट मिल सकती है। जब वो बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो उससे लगता ये है कि दैट इज वेरी ट्रंप स्पेसिफिक। उससे लगता ये है कि वो थोड़ा सा रोली डाल रहे हैं कि यार तुमने इसको फिर से रन करने दिया, ये बड़ा बुरा किया। अब ये कितनी देर चलती है वी डोंट नो, बिकॉज ये भी हो सकता है कि लोग इसको ना पिकअप करें उतनी अहमियत के साथ। और आखिरी चीज ये कि जहां तक बात है कि उनके कहने से क्या ये पॉलिसी बन गई है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ना ये वो पॉलिसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ला सकते हैं। अब दोनों हमारे साथ मौजूद रही है। हमें फोन लाइन पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साबिक प्रोफेसर कल्पना जैन ने भी ज्वाइन किया। कल्पना जैन जी, अमरीकी सदर जो बाइडेन तलबा को स्टूडेंट लोन्स के हवाले से रिलीफ देना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके भी आड़े आ गई। इस पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में किस तरह का रद्द-ए-अमल है? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा केस था क्योंकि यहाँ अमेरिका में स्टूडेंट लोन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और स्टूडेंट लोन कम से कम जो है अमेरिकन डॉलर्स में $200 बिलियन से ऊपर का स्टूडेंट लोन है यहाँ इस वक्त। और क्योंकि कॉलेजों की फीस इतनी महंगी है तो हर बच्चा जो कॉलेज में जाता है, हर क्या मतलब बोले कि मेजॉरिटी जो बच्चा कॉलेज में जाता है वो कोई ना कोई स्टूडेंट लोन लेता है। और फिर ये बहुत रईस लोगों पे तो असर नहीं करेगा क्योंकि वो तो दे सकते हैं, पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, मध्यम वर्गीय, तो उन पे तो बहुत बड़ा ये इसका इफेक्ट होता है, या गरीब तबके के लोग। तो जो बाइडेन साहब ने आने से पहले उनका इलेक्शन के टाइम उन्होंने ये वादा किया था कि वो जो है स्टूडेंट लोन थोड़ा सा माफ करेंगे, उससे काफी लोगों को बड़ी मदद होती, खासकर जो इतना
रईस भी नहीं, जो जिन लोगों के पास ज्यादा इनकम नहीं है तो उनके पास छोटे छोटे स्टूडेंट लोन हैं और उन लोगों को उससे बहुत बड़ी मदद होगी। तो ये उसमें जो है, अब यहाँ जो है बहुत अलग अलग किस्म के ओपिनियन है, बहुत पार्टिसन सोसाइटी है। तो उसमें कुछ लोगों का मानना ये था कि हम जो है क्यों उन स्टूडेंट्स की मदद करें जो कॉलेज में गए, क्योंकि बहुत सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जा ही नहीं सके। तो ये जो बाइडेन कर रहे हैं तो उस पर उन लोगों ने नहीं माने, तो फिर वो ले गए इस बात को सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो है इसको रोक दिया। हाँ, उससे काफी गुस्सा भी है और इससे इन पे शायद फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि उसके तहत जिन लोगों को माफी मिलनी थी वो अटक गया। अच्छा कल्पना जी, क्या डेमोक्रेट्स इस्कात हमल पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाला हैं? बज़ाहिर अमरीका में अवामी राय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ है। ऐसे में क्या बाइडेन को सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात पर बात करना चाहिए थी? हाँ, आम आवाम में देखिए, यहाँ एक बड़ी डिवाइडेड सोसाइटी ये हो गई है कि प्रोग्रेसिव एलिमेंट है और कंजर्वेटिव एलिमेंट है, और ये आप समझेंगे पाकिस्तान के उससे भी कि प्रोग्रेसिव एलिमेंट चाहता है कि ये अप्रूव करें, और फिर कंजर्वेटिव एलिमेंट है जो कहता है कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। और फिर धर्म का मुद्दा आ जाता है कि जो लोग कहते हैं, कैथोलिक्स खासकर और बाकी जो ईसाई लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप बच्चे को पैदा होने से पहले नहीं मार सकते क्योंकि उसमें जान होती है ना। तो अब इस चीज को लेके यहाँ बहुत गर्मा गर्मी है और लोगों में गुस्सा भी है, क्योंकि एक चीज यहाँ और उठाने लोग लगे हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो एक किस्म से मजहबी कोर्ट बन गई है, थियोक्रेसी जिसे कहते हैं, कि एक देश में जो डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ सोसाइटी में फ्रीडम है और अपनी चॉइसेस कर सकते हैं, वहाँ आप महिलाओं पे ये एक बहुत ही बड़ी पाबंदी लगा रहे हैं, और मजहब के नाम पे उस पे, और अलग अलग मजहब में अलग अलग किस्म के वो हैं इस चीज को लेके जो मान्यताएं हैं। जो यहाँ की जो मुसलमान औरतें भी हैं और जो मुसलमान स्कॉलर्स भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई हमारे धर्म में अलग किस्म की सोच है, अगर बहुत जरूरत पड़ती है औरत को तो हमारे यहाँ ये अलाउड है, पर यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अलाउ करेंगे ही नहीं। तो अलग अलग मजहबी आवाजें इस पे उठने लगी हैं। अच्छा आदिल नजम साहब, इस्कात हमल वाले केस से मुतालिक आपका क्या ख्याल है? अमरीकी मुआशरा इस मामले पर कितना मुनक़सिम है और सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में मुदाखलत को कैसे देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल डिवाइडेड है, और ना सिर्फ अभी डिवाइडेड है, ये वन ऑफ दोज डिफाइनिंग डिवाइड्स है अमेरिकन सियासत की, जो जिसको रो वर्सेस वेट कहते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की कि पहले होता ये था कुछ साल पहले तक कि जज अपॉइंट होने के लिए आपका लिटमस टेस्ट ये होता था कि जी आप रो वर्सेस वेट को नहीं छोड़ोगे। और फिर अब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट इतनी तब्दील हो गई कि ना सिर्फ उसने छेड़ा, उसको ओवरटर्न कर लिया। तो इन अ वे ये स्ट्रेटेजिकली बहुत स्मार्ट मूव है बाइडेन साहब की तरफ से, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनका अपना बेस है, लेकिन इस वक्त जो है वो नए वोटर लेना की कोशिश नहीं कर रहे, वो अपने बेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तो सवाल ये हो रहा है कि कहीं उनके वोटर ट्रंप की तरफ ना चले जाएं। तो इन अ वे ये बड़ा गैल्वनाइजिंग इशू है, और वो मुल्क को और अपने बेस को और लिबरल जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि जनाब व्हाट इज एट स्टेक, कि हुआ क्या है। और इससे बड़ा मेरे ख्याल में शायद कोई ऐसा इशू नहीं है। अमेरिकन सियासत में 2-3 बहुत बड़े इश्यूज हैं जो डिवाइड को डिफाइन करते हैं। एक गन कंट्रोल है, एक अबॉर्शन है, और उसमें उन्होंने एक तरह से कोशिश ये की है कि फोकस जो है अब इस इशू पे आ जाए, ताकि उनका सपोर्टर ये ना भूल जाए कि वाई दे वांट बाइडेन एज प्रेसिडेंट रादर देन ट्रंप। आदिल नजीम साहब, अब आप हमारे साथ वीडियो पर मौजूद हैं, हम आपको देख भी सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टूडेंट लोन्स पर बाइडेन की पॉलिसी के खिलाफ फैसले पर तलबा का क्या रद्द-ए-अमल था और उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना है, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, मेरे ख्याल में जो कोर्ट का डिसीजन था उसका जो असर है वो फॉरेन स्टूडेंट पे शायद कम हुआ हो निस्बतन। उसका जो असली हदफ है वो तो अमेरिकन स्टूडेंट और खुसूसन वो स्टूडेंट, क्योंकि उसका ताल्लुक एडमिशन से भी था और एड से भी था, वो स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली निचले तबके से या कम आमदनी वाले घरानों से आते हैं। तो इन अ वे वो उसका टारगेट उस किस्म के स्टूडेंट थे, उस किस्म के घरानों से थे जो लाइकली वोटर हैं बाइडेन साहब के। तो अगेन उस केस में भी वही एक लॉजिक नजर आती है कि याद दिला रहे हैं वो अपने सपोर्टर को कि यार इस सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे साथ क्या किया।
और जब वो ये याद दिलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे साथ क्या किया, चाहे आप मुसव्वत घरानों की बात हो, चाहे लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा के स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे अबॉर्शन की बात हो, उन सारों में वो ये याद दिला रहे हैं कि जनाब व्हाट इज एट स्टेक एट दिस इलेक्शन, कि वो नहीं चाहते इस वक्त, बाइडेन साहब या डेमोक्रेट्स वो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो पर्सनैलिटी के बेसिस पे हो जाए। डर उनको ये है कि अगर इलेक्शन का फैसला जो है वो एक तस्वीर से और एक मुक्के से और एक दिलेरी की के नैरेटिव से होना है, तो देन बाइडेन साहब डज नॉट स्टैंड अ चांस। वो ये चाहते हैं कि गुफ्तगू जो है उसका महवर जो है वो पॉलिसी हो, गुफ्तगू का महवर जो है वो मसाइल हों जिससे उनका जो सपोर्ट बेस है, उनका जो वोटर है वो गैल्वनाइज। उसमें मेरे ख्याल में फॉरेन स्टूडेंट का तो इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़ी तादाद है उन स्टूडेंट्स की के जो फर्स्ट जनरेशन कॉलेज में हैं, या बहुत बड़ी तादाद है उन पेरेंट्स की या स्टूडेंट्स की जो स्ट्रगल करते हैं कॉलेज में पहुंचने को, वो उनको याद दिला रहे हैं कि जनाब मैं तुम्हारी साइड पे हूँ। वो खवातीन को याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारी साइड पे हूँ। वो उनको याद दिला रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको इन अ वे आप ट्रंप की कोर्ट कह सकते हैं, सर्टनली रिपब्लिकन्स की कोर्ट तो है ही है, लेकिन ट्रंप की कोर्ट भी कह सकते हैं, वो ये याद दिला रहे हैं कि ये कोर्ट तुम्हारी तरफ नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ। ठीक है। इसी दौरान हमें अमेरिका से जीनियस के नुमाइंदे अजीम मियां ने भी ज्वाइन कर लिया है। अजीम मियां, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मुख्तलिफ ओहदेदारों को हासिल इस्तिस्ना ख़त्म करने की बात की है, ये कितनी अहम है? देखिए, अगर आप उन सारी चीज़ों पर, उन अवामिल पर आप नज़र डालें, जिन अवामिल का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें अबॉर्शन का मसला है, जिसमें अफर्मेटिव एक्शन है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो है सारी ये बहुत सारी वो तब्दीलियां लाई हैं जो लिबरल जो अमेरिकन से वो उसके हामी थे। तो उस लिहाज से तो ये वही है कि इलेक्शन में इस वक्त चूंकि पल्ला बज़ाहिर जो है वो पोल्स में नजर आता है भारी बाइडेन का, इसका ट्रंप का, तो उसको अपने हल्के को और अपने जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए बाइडेन और बाइडेन के हामियों ने एक कोशिश की है, ताकि ये जो पोल्स में तफावत पाया जाता है ये पॉपुलैरिटी में, और रिसेंटली जो बाइडेन ट्रंप हैं ये रिसर्च कर गए हैं और पोल्स में उनसे आगे हैं, उन सारी चीज़ों का तदारक हो सके। खास तौर से इनका निशाना वो सारे डेमोक्रेट हैं जो इस वक्त बाइडेन की उम्मीदवारी से मायूस है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अफर्मेटिव एक्शन है, स्टूडेंट लोन है, आपके अबॉर्शन का जो है मामला, ये सारे अस्कात अहमद, ये वो चीजें हैं जो अमेरिका में मतलब के ओपिनियन को डिवाइड करती हैं, और अमेरिका में एक डिवाइडेड ओपिनियन पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कई एक मामलात के ऊपर जो है स्टूडेंट लोन समेत जो है वो फैसले किए हैं कि जो फैसले मॉडरेट या लिबरल्स जो हैं या डेमोक्रेट के सपोर्टर्स जो हैं उस सबके को जो है ये ज्यादा मुतासर करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सदर बाइडेन ने सबकी ये कोशिश और उनके हामियों ने ये कोशिश की है कि ये किसी न किसी तरह से इन सबको जो है वो वापस अपने दायरे असर में लाया जाए, और ये जो कुछ पहले डिबेट में हुआ है और उसमें जो बाइडेन की परफॉर्मेंस थी और ये इस किस्म की जो चीजें हैं इनको नजरअंदाज करने का मतलब कि किया जा सके। जबकि जो अपना ट्रंप जो है वो अपने असैसिनेशन का ये जो प्लाट था इसका और उससे पहले जो है पहले डिबेट जो है इसका काफी फायदा उठा रहे हैं। उसके साथ ही साथ कोर्ट में जो है अगर सदर अपना सदर ट्रंप को जो वो जो है इम्यूनिटी दी है, वो इम्यूनिटी को जो है उसको भी बाइडेन का ये कहना है कि ये देखिए तमाम जो है तमाम शहरी जो हैं वो कानून की नजर में यकसा हैं। ठीक है, ठीक है। अमेरिका से हमें वीडियो पर ज्वाइन किया है डेमोक्रेट असफर मलिक ने। असफर, आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को जो इस्तिस्ना दिया है उससे क्या ट्रंप की राह हमवार हो गई है? जी हाँ, ये तो साफ जाहिर है कि आप जो देख रहे हैं ये सारे अपॉइंटी जजेस जो हैं उन्होंने किए थे, तो फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं एक दो, वो साफ जाहिर हैं कि उन्होंने कुछ लॉपसाइडेड हैं, बल्कि उसके ख़िलाफ़ जो माइनॉरिटी जजेस ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो साफ बताती हैं कि किस तरह से ये नुकसानदेह होगा लॉन्ग रन में, डेमोक्रेसी को अफेक्ट करेगा टू सम एक्सटेंट।
तो अगर आप डेमोक्रेट हैं, रिपब्लिकन हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को चेंज हो जाएगा अगर ये सिलसिला जारी रहे तो। ये है। और अवाम जो समझती है, जो अवाम कंसेंसस है जनरली, वो ये नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है एक किस्म से। ठीक है, आदिल नजम साहब, आप को क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को इस्तिस्ना देकर उनकी राह हमवार कर दी है? नहीं, राह हमवार तो यकीनन की है। उसके बगैर देखें, अगर वो डिसीजन मुख्तलिफ आ जाता तो आज की गुफ्तगू बड़ी फ़र्क होती है। आज जो रिपब्लिकन कन्वेंशन था उसमें गुफ्तगू ही फ़र्क होती। फिर तो सवाल ये होता है कि जनाब वो रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो राह हमवार ज़रूर की है, लेकिन उसका मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा जो बात है, इन अ वे अगर आप ट्रंप सपोर्टर हैं, अगर आप रिपब्लिकन सपोर्टर हैं, तो आप इस सुप्रीम कोर्ट को अपनी फतह समझते हैं। आप ये समझते हैं कि जनाब ट्रंप की, अगर जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं उनके लिए जो उनकी पहली जो जब वो सदर थे उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था वो ये था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शक्ल बदल दी। और अपने सपोर्टर्स को बाइडन साहब जो है, मेरे ख्याल में इस वक्त जो लिबरल अमेरिका है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का अमेरिका है, खुसूसन ख़वातीन हों, जो लोग अफेक्ट हुए हैं कॉलेज एडमिशन, कॉलेज एड की डिसीजन से, उनको वो ये याद दिला रहे हैं कि जनाब व्हाट इज एट स्टेक। कि स्टेक में सिर्फ ये नहीं है कि सदर की तस्वीर किसकी है, स्टेक में ये है कि ना सिर्फ सदर का इदारा लेकिन दूसरे इदारों का डायरेक्शन क्या होगा। और इन अ वे अगर कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है तो पॉलिटिकल मैसेजिंग ये है कि वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि अगर मेरे पास एक और टर्म होगी तो मेरा पॉलिटिकल डायरेक्शन, पॉलिसी डायरेक्शन बहुत मुख्तलिफ होगा उस डायरेक्शन से जो एक सदर ट्रंप की आने से होगा। तो अगेन आई थिंक कि यहाँ जो पॉलिटिकल कैलकुलस है दैट इज मोस्टली कि इस वक्त जो गुफ्तगू है वो पर्सनैलिटी सेंट्रिक हो गई है। वो बाइडन साहब की कमजोरियों की जो डिबेट में नजर आई उसके गिर्द हो गई है, या जो ट्रंप साहब के ऊपर हमला हुआ उसके बाद जो उनकी तस्वीर है मुक्के वाली उसके इर्द गिर्द हो गई है। एंड हियर इज एन अटेम्प्ट टू रिमाइंड उनके जो सपोर्टर्स हैं बाइडन साहब के, अपने सपोर्टर्स को वो रिमाइंड कर रहे हैं। और अमरीका से हमें अब ज्वाइन किया है जिन्हें के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद ने। वाजिद, जो बाइडन का सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में तब्दीली का प्लान किस हद तक कारगर साबित हो सकता है? देखिए, थोड़ा सा इसका स्टेप बैक करना पड़ेगा कि इससे पहले जब इलेक्शंस उन्होंने जीते थे तो इस वादे पर जीते थे कि जब वो आएंगे तो फिर जो जुडिशियल रिफॉर्म्स करने हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा। और ख़ास तौर पे क्योंकि यहाँ पे 9 जजों का जो है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, तो उनका ख्याल ये था कि अगर वो हाउस को और सेनेट को जीत जाते हैं तो फिर वो एक ऐसी पॉलिसी ला सकेंगे जहां पर वो एक्सपेंड कर सकेंगे कोर्ट को। लेकिन बहरहाल वो ऐसा नहीं कर सके अपने 4 साल दौर में। अब ये जो प्लान है ये बहुत एम्बिशियस तो लगता है, लेकिन इसके लिए उनकी जो वो अपना एक साइन करके, पेपर साइन करके वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में भी। इस वक्त भी उनके पास लोअर हाउस नहीं है और अपर हाउस है। तो लोअर हाउस जितना एग्रेसिव है और खासतौर पर ट्रंप को लेकर जितना एग्रेसिव है, तो वो पॉलिसी जिसके ऊपर वो एग्री भी करते थे उसको फॉलो थ्रू नहीं कर सके। लेकिन इसके लिए भी उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। असफर साहब, आपकी जानिब वापस आएंगे, जल्दी से बताइएगा कि इस वक्त बाइडन के लिए इस तरह की इस्लाहात लाना कितना काबिल अमल है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो एक किस्म से नामुमकिन है। आई थिंक ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग ज़्यादा है, काम हो सकेगा नहीं। आपको याद हो कि जब ओबामा ने अपने आखिरी टर्म में, काफ़ी पहले की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना था और किस तरह से रिपब्लिकन ने अपोज किया वो नहीं कर सका, जो कि ट्रंप ने आके किया उसके बाद। तो यही तरीका अभी भी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग और इशू रेज कर, पॉलिसी रेज करने की अच्छी बात है, करनी चाहिए, मगर ये हो सके कि नहीं हो सके इस टर्म ऑफ मुझे नामुमकिन लगता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम, बैरिस्टर आलम असफर मलिक साहब आपका।